Hello friend, how are you all? I am CA Chandan Singh and I welcome you all to the channel CA Chandan Singh. Okay friend, in last lecture we had covered issue and redemption of preference share, and in this particular session we are going to cover underwriting of share. So friend, be with me and just concentrate on this lecture. And one more request, after completing this lecture I request you all to just go through all the MCQ relating to this particular topic and complete it on the same day. Don't postpone it to do it in next day, otherwise your concept will be missed. In this session I will not cover I will not cover only theory of this topic, but also I will cover maximum number of practical portion which are included in your study material. So this notes is basically just I have just arranged these notes from your study material. Okay, so here I will not going outside your study material. Whatever is covered in your study material I will just discuss with you all. Okay friend, so let's start the lecture. Let's see, देखिए अंडरराइटिंग ऑफ शेयर। तो दोस्तों ये अंडरराइटिंग का मतलब होता क्या है? तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है कि जैसे कंपनी होती है, कंपनी जब लिमिटेड कंपनी जब होती है, लिमिटेड कंपनी जब अपने शेयर को पब्लिक को ऑफर करती है, करती है ना पब्लिक को ऑफर, तो वहां पे क्या होता है कि अब ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड है कि उस शेयर को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। तो इस प्रोसेस में कंपनी को रिस्क फेस करना पड़ता है। क्या पता कि कंपनी ने जितने शेयर ऑफर किए उतने शेयर शायद वो शेयर सब्सक्राइब हो ही ना, या कुछ भी सब्सक्राइब ना हो, तो इस केस में कंपनी को लॉस बियर होता है। ठीक है, तो कंपनी इन सब चीजों से बचने के लिए एक एग्रीमेंट करती है थ्रू दी अंडरराइटर वेयर अंडरराइटर undertake responsibility to subscribe this share if not subscribed by the public। तो यहां पे जो अंडरराइटर जो होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, कंपनी की हेल्प करते हैं ताकि शेयर क्या हो, पब्लिक उसको सब्सक्राइब कर ले। और सब्सक्राइब अगर पब्लिक नहीं करती तो एज पर द एग्रीमेंट जो अंडरराइटर होता है, अंडरराइटर को जो एग्रीमेंट में जितना डिस्कस किया गया होगा उतना शेयर अंडरराइटर उसको अंडरटेक करेगा। ओके, तो अब यहां पे आप लोग बोलोगे कि क्या इसके बस इतनी ही बातें होती है? नहीं, इतनी ही बातें नहीं होती हैं। तो अब अंडरराइटर जो अपनी जो सर्विसेज देगा, उस सर्विसेज के बदले में अंडरराइटर को मिलेगा कमीशन। क्या मिलेगा अंडरराइटर को दोस्तों, बता दो क्या मिलेगा अंडरराइटर को? तो अंडरराइटर को मिलेगा कमीशन। ठीक है, अंडरराइटर को यहां पे कमीशन मिलेगा। ठीक है, और कमीशन किसका मिलता है? इशू प्राइस ऑफ शेयर का। ध्यान रखना, इशू प्राइस ऑफ शेयर अगर फेस वैल्यू पे हुआ हो तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर, प्रीमियम पे हुआ तो प्रीमियम वाले पे, डिस्काउंट हुआ हो तो डिस्काउंट पे। तो हमें यहां पर ध्यान रखना है इशू प्राइस ऑफ शेयर पे उनको कमीशन मिलता है। दूसरी बात, अंडरराइटर को पेमेंट क्या करते हैं हम? अंडरराइटर को जो हम पेमेंट करते हैं लायबिलिटी। जो लायबिलिटी अंडरराइटर यहां पे बियर करता है वही लायबिलिटी कंपनी क्या करती है, अंडरराइटर को पे करती है। तो क्या कमीशन और लायबिलिटी क्या इंडिविजुअली कंपनी पे करती है? तो देखो दोस्तों, एक्चुअली में कंपनी क्या करती है कि कमीशन कुछ अंडरराइटर को अलग से पे नहीं करते, ये लोग लायबिलिटी को ही क्या करते हैं, सेट ऑफ कर देते हैं, उसी में से कमीशन को माइनस कर देते हैं, और जो बाकी का जो पोर्शन बचता है वो पोर्शन जो होता है अंडरराइटर को पे कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही सब इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए पहले इसके थ्योरी को देख लेते हैं और उसके बाद इसके प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ हम मूव करेंगे। तो ये है ऑल अबाउट दी अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। ओके, तो यहां पे बस आप लोग यही चीज ध्यान रखना, यहां पे अंडरराइटर एक तरीके से अश्योरेंस देता है कंपनी को कि हम पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब करवाएंगे, और इन केस पब्लिक अगर सब्सक्राइब नहीं करती है तो फिर वो खुद से शेयर को सब्सक्राइब कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए
Underwriting is a process which refer to definite and unambiguous assurance by underwriter to take up a fixed number of share debenture of a company irrespective of share debenture subscribed for by the public। जो भी मैंने बोला वो सारी बातें इसमें कवर्ड हैं, ठीक है। चाहे लोग सब्सक्राइब करें या ना करें, वो तो अंडरटेक करेंगे ही। इन सच केस अंडरराइटर कमिटेड टू सब्सक्राइब टू प्री एग्रीड नंबर ऑफ शेयर डिवेंचर। तो यहां पे जो अंडरराइटर होता है दोस्तों वो कमिटेड होता है प्री एग्रीड नंबर ऑफ शेयर और डिवेंचर को सब्सक्राइब करने के लिए अलोंग विद अनसब्सक्राइब शेयर और डिवेंचर। तो ये कमिटमेंट क्या है, देखो यहां पे क्या होता है कि अंडरराइटर ना एग्रीमेंट में जब आता है तो एक एग्रीमेंट तो ऐसा होता है कि जो भी शेयर पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करेगी उसको अंडरराइटर क्या करेगा, उसको अंडरराइटर अंडरटेक करेगा। और इसके साथ ही साथ एक एडिशनल कंडीशंस भी होता है कि उसके अंदर कमिटमेंट होती है अंडरराइटर की मिनिमम नंबर ऑफ शेयर विल बी अंडरटेकिंग सब्सक्राइब बाय द अंडरराइटर। तो यहां पे बैलेंस शेयर है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस तो अंडरराइटर करेगा ही करेगा, लेकिन जो आपका जितने का कमिटमेंट दिया है ना अंडरराइटर ने वो नंबर तो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो इवन इफ इशू ऑफ शेयर इज ओवर सब्सक्राइब, तो दोस्तों अगर इशू ऑफ शेयर ओवर सब्सक्राइब भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरराइटर आर लायबल टू टेक अप द डिसाइडेड नंबर ऑफ शेयर और डिवेंचर। तो यहां पे अंडरराइटर को जितना भी डिसाइड किया गया है कि उतने मिनिमम नंबर ऑफ शेयर डिवेंचर अंडरराइटर लेगा तो वो तो अंडरराइटर को लेना ही होगा, इससे उसकी लायबिलिटी कम नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंडरराइटर एंड डिफरेंस बिटवीन द अंडरराइटर एंड ब्रोकर। तो व्हाट डू मीन बाय द ब्रोकर एंड अंडरराइटर। तो देखो अगर कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो ब्रोकर्स को भी ब्रोकरेज फी मिलता है ना ब्रोकरेज फी, इनको भी कमीशन मिलता है। तो देखो अंडरराइटर और ब्रोकर में बस फर्क क्या होता है कि ब्रोकर जो होता है वो खाली कंपनी के शेयर या डिवेंचर को बिकवाने में हेल्प करता है। जैसे एक तरीके से एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बोलूं तो जैसे कि जब आप गुड्स को सेल करने हो ना, जब कंपनी सेलिंग इन गुड्स में डील करती है तो कंपनी क्या करती है, एक सेलिंग एजेंट अपॉइंट कर देती है, और सेलिंग एजेंट क्या करता है, वो ऑर्डर को सिक्योर करता है और कंपनी के गुड्स को सेल करवाता है। तो सेम इसी बेसिस पे ब्रोकर काम करता है, वो सब्सक्रिप्शन जो होगा वो उसको क्या करता है, सिक्योर करता है। However, they are not responsible for subscribing to share debenture of the company। लेकिन वो कंपनी के शेयर या डिवेंचर को सब्सक्राइब नहीं करता। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल इतना ही है कि वो सब्सक्रिप्शन को सिक्योर करे और लोगों के द्वारा सब्सक्राइब करवाए, ठीक है। चलिए इसी तरीके से सेलिंग एजेंट के थ्रू क्या ऐसा कंडीशन होता है कि अगर सेलिंग एजेंट गुड्स को सेल नहीं करवाएगा तो क्या सारा गुड्स उसको बाय करना पड़ेगा, ऐसा तो दोस्तों नहीं होता ना। तो सेम इसी प्रिंसिपल पे ब्रोकर भी काम करता है, वो बस आपके लिए पब्लिक ढूंढ के लाएगा, उनसे आपके शेयर को सब्सक्राइब करवाएगा। तो यहां पे कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ब्रोकर की कि ब्रोकर जाकर के आपके शेयर डिवेंचर को बाय करे, जबकि ब्रोकर ओनली प्रोक्योर सब्सक्रिप्शन फॉर शेयर डिवेंचर फ्रॉम पब्लिक और ऑन कंपनी बिहाफ, या पब्लिक से कंपनी के बिहाफ पे, ठीक है। और एजेंट भी तो यही काम करता है, कंपनी के बिहाफ पे गुड्स को सेल करता है। तो रिम्यूनरेशन दे गेट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू द कंपनी इज नोन एज द ब्रोकरेज। तो इसके बदले में जो रिम्यूनरेशन इनको मिलता है ना ब्रोकर्स को, उस ब्रोकर को हम बोलते हैं ब्रोकरेज फी। क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज फी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जबकि अंडरराइटर कौन होता है, अंडरराइटर आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जो कि क्या करते हैं, पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर या डिवेंचर को अंडरराइट करते हैं, ठीक है। अंडरराइटर में भी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंड सम स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर। कहीं कहीं पे गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपने स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेटअप करती है, स्पेसिफिक इसी पर्पज के लिए कि वो शेयर को अंडरराइट करके उसको पब्लिक को दिलवाएंगे और उसके बदले में कमीशन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ऑल्सो प्ले एक्टिव रोल इन अंडरराइटिंग शेयर और डिवेंचर। तो ये जो होते हैं ना गवर्नमेंट वाली कंपनियां जो स्पेसिफिक होती है अंडरराइटिंग पर्पज के लिए काम करती हैं, वो काफी एक्टिव रोल प्ले करती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग के कितने प्रकार, तो टू काइंड ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट आर गिवन बिलो। तो देखो दोस्तों, दो तरीके का अंडरराइटिंग होता है।
एक अंडरराइटिंग होता है कंप्लीट अंडरराइटिंग और दूसरा होता है पार्शियल अंडरराइटिंग। तो देखो इसमें मजे की बात जानते हो क्या है? इसमें मजे की बात, कंप्लीट अंडरराइटिंग जब भी होगा, कंप्लीट अंडरराइटिंग, तो यहां पे टोटल रिस्क जो है वो सारा का सारा रिस्क अंडरराइटर का है। यहां पे पब्लिक भले ही 0 शेयर सब्सक्राइब करे, अंडरराइटर को सारा का सारा अंडरराइट करना होता है, जबकि पार्शियल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो पढ़ लो। इन केस ऑफ कंप्लीट अंडरराइटिंग द होल इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर इज अंडररिटन। इट मे बी अंडररिटन बाय सिंगल फर्म और इंस्टीट्यूशन अग्रीइंग टू टेक द कंप्लीट रिस्क, जो कि कंप्लीट रिस्क को लेने के लिए अग्री करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डन बाय मल्टीपल फर्म और इंस्टीट्यूशन टुगेदर, और इसको मल्टीपल फर्म और इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी किया जाता है। ईच अग्रीइंग टू टेक रिस्क ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। दोस्तों 1 सेकंड का मेरे को टाइम देना। हेलो गौरव, थोड़ा सा ना मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं ना थोड़ा शाम को बात करता हूं, ठीक है? ओके दोस्तों, ओके सॉरी फ्रेंड। देखिए ठीक है फ्रेंड, तो इट कैन ऑल्सो बी डन बाय मल्टीपल फर्म और इंस्टीट्यूशन टुगेदर ईच अग्रीइंग टू टेक रिस्क ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। तो यहां पे ऐसा नहीं केवल एक ही बंदा ले सकता है, अलग अलग फर्म और इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट फर्म इंस्टीट्यूशन टुगेदर मिलके भी अंडरराइट कर सकते हैं। तो इससे जानते हो क्या होता है? जानते हो क्या होता है? इससे जो लाइबिलिटी जो होती है, जो रिस्क जो होता है, रिस्क जो एसोसिएटेड होता है अंडरराइटिंग से रिलेटेड, वो फिर डिफरेंट पर्सन में अलोकेट हो जाता है। ठीक है, एक बंदे पे लोड नहीं पड़ता। फिर देखिए पार्शियल अंडरराइटिंग। पार्शियल अंडरराइटिंग क्या है? इन केस वेयर ओनली ए पार्ट ऑफ शेयर डिबेंचर इज कंप्लीट अंडरराइटिंग इट इज सेड टू बी पार्शियल अंडरराइटिंग। तो यहां पे केवल पार्ट अंडरराइट, जैसे कि मान के चलो शेयर इशू हुआ 1000 और अंडरराइटर को क्या कंडीशन है कि ओनली 60% शेयर अंडरराइट करेगा, तो इस 60% को हम बोलेंगे पार्शियल अंडरराइटिंग। नाउ कम्स अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ेगा ना दोस्तों? बताओ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। देखो, इट इज द कंसिडरेशन विच इज पेबल टू अंडरराइटर ऑफ अंडरराइटिंग इन इश्यू शेयर डिबेंचर ऑफ ए कंपनी। तो जो अंडरराइटर क्या करता है, कंपनी के शेयर डिबेंचर को अंडरराइट करता है, उसके बदले में कंसिडरेशन मिलता है। अंडरराइटिंग कमीशन इज पेड एट ए स्पेसिफाइड रेट ऑन इश्यू प्राइस ऑफ होल ऑफ द शेयर और डिबेंचर अंडर रिटेन। और अंडरराइटिंग कमीशन जो होता है वो इश्यू प्राइस पे एक स्पेसिफाइड रेट से पे किया जाता है। और स्पेसिफाइड रेट क्या है? वो सेक्शन 40 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में मेंशन है, वहां हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, तो फिक्स रेट से इश्यू प्राइस, ये आपको ध्यान रखना है, स्पेसिफाइड रेट एज पर कंपनी एक्ट 2013, और किसके ऊपर? इश्यू प्राइस के ऊपर। तो ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा इश्यू प्राइस पे, चाहे डिस्काउंट पे इशू हो, चाहे फेस वैल्यू पे हो, चाहे प्रीमियम पे हो, हमें इशू प्राइस पे कमीशन देना है, इसको भूलना मत। ऑफ द होल ऑफ द शेयर और डिबेंचर अंडर रिटेन वेदर द अंडरराइटर कॉल्ड अपॉन टू टेक अप द शेयर और डिबेंचर इन टोटलिटी द रिस्क बोर्न बाय अंडरराइटर बियर देन द फुट ऑफ कमीशन। तो जितना रिस्क वो बियर करेगा उसके बदले में उसको फल मिलेगा। सीधी सी बात है। अंडरराइटिंग कमीशन में ऑल्सो बी अलोंग विद द ब्रोकरेज अमाउंट। तो यहां पे ना अंडरराइटिंग कमीशन ब्रोकरेज के साथ भी दिया जा सकता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कंपनी ने साथ ही साथ एक ब्रोकर भी अपॉइंट किया हो और साथ ही साथ अंडरराइटर भी हो? है ना पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो आगे, पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन कैसे पे करोगे? देख लो कैसे पे करोगे। देखो, सेक्शन 40A(6) ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड दैट कंपनी में पे कमीशन टू एनी पर्सन इन कनेक्शन विद द सब्सक्रिप्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू इट्स सिक्योरिटी। तो क्या बोलता है कि कंपनी क्या करेगी? कमीशन पे करेगी किसी भी पर्सन को जो कि क्या करता है, जो प्रोक्योर करता है सिक्योरिटी का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, वेदर एब्सोल्यूट और कंडीशनल, और वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है, बिना कंडीशन का भी हो सकता है, और कंडीशन के साथ भी हो सकता है। समझ गए दोस्तों? ठीक है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन विच आर प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनी प्रोस्पेक्टस नोटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल 2014। देखो क्या कंडीशन है दोस्तों? सब्जेक्ट टू क्या?
देखो जो 40A6 बोलता है वो तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ कंडीशन जो कि कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी 2014 है उसके कंडीशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि सेक्शन 40A6 रेड विद रूल रिलेटिंग टू द प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले क्या कहता है, द पेमेंट ऑफ सच कमीशन शैल बी ऑथराइज्ड इन द कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जो यहाँ पे जो कमीशन है दोस्तों वो ऑथराइज होना चाहिए, किसके थ्रू ऑथराइज होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू। कमीशन जो पे किया जाएगा उसका सोर्स क्या होगा, व्हाट विल बी द सोर्स, याद रखना वो कंपनी का प्रॉफिट भी हो सकता है, इसके लिए हम अलग से शेयर भी प्रोसीड्स भी ला सकते हैं शेयर इश्यू करके, या फिर बोथ या दोनों कर सकते हैं। रेट ऑफ कमीशन पेड टू बी पेड शैल नॉट एक्सीड इन केस ऑफ शेयर। तो देखो अगर कंपनी अगर अंडरराइटर क्या अंडरराइट करता है, अगर वो शेयर अंडरराइट करता है तो मैक्सिमम जो रेट है इश्यू प्राइस का वो है 5% या फिर रेट ऑथराइज बाय आर्टिकल। आपके आर्टिकल में भी तो एक रेट स्पेसिफाई किया जाएगा, उन दोनों में जो सबसे लेस होगा वो पे किया जाएगा। तो ये बार क्यों लगाया गया जानते हो, क्योंकि दोस्तों ये लगाना बहुत ही जरूरी था। अगर यहां पे लिख देता ना विच एवर इज हायर तो बहुत ही हैवोक सिचुएशन क्रिएट हुआ था। अब आप बोलोगे कैसे, दोस्तों देखो यहां पे क्या आपको पता ही है कि फ्रॉड करने में तो इंडिया में लोगों का कोई सानी ही नहीं है। यहां पे लोग क्या करते कि अपने जान पहचान का अंडरराइटर को अपॉइंट करते और उसके बाद क्या होता, आर्टिकल में मेंशन कर देते 20% कमीशन, तो मैक्सिमम 20% पे होता और फिर वहां नीचे से अलग से कमाई हो जाती। तो यहां बार लगाने के लिए ध्यान रखना मैक्सिमम 5% है और आर्टिकल में अगर 2% है तो मैक्सिमम आपको 2% ही दिया जाएगा विच एवर इज लोअर। जबकि अगर ये केस हुआ डिबेंचर का, तो डिबेंचर के केस में इट शैल नॉट एक्सीड 2.5%। तो डिबेंचर के केस में दोस्तों याद रखिएगा आप लोग 2.5% और शेयर केस में 5%। ठीक है, विच एवर इज लेस आर्टिकल के साथ कंपेरिजन करके। उसके बाद प्रोस्पेक्टस जो होगी कंपनी की, तो कंपनी का प्रोस्पेक्टस दोस्तों क्लियरली डिस्क्लोज करेगा। क्या डिस्क्लोज करेगा, नेम ऑफ अंडरराइटर के नेम को डिस्क्लोज करेगा, द रेट एंड अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू द अंडरराइटर, और जो भी रेट और अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल होगा अंडरराइटर को उसको भी वो डिस्क्लोज करेगा, द नंबर ऑफ सिक्योरिटी विच इज टू बी अंडरराइटन और सब्सक्राइब अंडरराइटर एब्सोल्युटली और कंडीशनली। साथ ही साथ दोस्तों नंबर ऑफ सिक्योरिटी विच इज टू बी अंडररिटन और सब्सक्राइब बाय द अंडरराइटर एब्सोल्युटली और कंडीशनली, इसको भी करना पड़ेगा। एंड देयर शैल नॉट बी पेड कमीशन टू एनी अंडरराइटर और सिक्योरिटी विच आर नॉट ऑफर टू द पब्लिक। लेकिन ये आप याद रखना, अगर पब्लिक को हमने ऑफर नहीं किया है सब्सक्रिप्शन तो किसी भी अंडरराइटर को कमीशन नहीं दिया जाएगा दोस्तों, कमीशन नहीं दिया जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान देते रहना है, इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो, समझ गए। चलो आइए उसके बाद देखो, ए कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पेमेंट ऑफ कमीशन इज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन। लेकिन याद रखना जो भी कॉन्ट्रैक्ट अंडरराइटर और कंपनी के बीच में मेक किया जाएगा, एग्रीमेंट किया जाएगा, एग्रीमेंट इज डन बिटवीन द कंपनी एंड द अंडरराइटर shall be delivered to the registrar at the time of delivery of the prospectus for registration। तो जब प्रोस्पेक्टस को आप रजिस्ट्रेशन के लिए भेजोगे ना रजिस्ट्रार को, उसी टाइम पे अंडरराइटर के बीच और कंपनी के बीच किया हुआ एग्रीमेंट का कॉपी भी हमें क्या करना होगा, भेजना होगा। ठीक है, Thus, the underwriting commission is limited to 5% of issue price in case share and 5% in case of debenture। आपको पता चल लगी क्या? And rate of commission given above maximum rate, and if company negotiate with the underwriter और कंपनी का अंडरराइटर से negotiate कर लेती है तो it may pay lower rate also। तो कंपनी यहाँ पे लोअर रेट भी पे
कर देगी। अब देखो मार्क एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब ये मार्क एंड अनमार्क क्या है? देखो दोस्तों, अब आपको पता है कि अंडरराइटर जो होता है वो अब शेयर को सब्सक्राइब करवाएगा लोगों के द्वारा या खुद सब्सक्राइब करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मार्क अनमार्क में कुछ भी मार्क अनमार्क कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है। मार्क का मतलब ये होता है कि जो भी सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर अंडरराइटर के थ्रू आता है, अंडरराइटर के थ्रू आता है कंपनी के पास, तो अंडरराइटर क्या करता है, उसके ऊपर अपना स्टैंप लगा देता है, स्टैंप लगा देता है। और जब अंडरराइटर उसमें स्टैंप लगा देता है तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन। अब आप बोलोगे कि स्टैंप लगाना जरूरी क्यों है? दोस्तों देखो, अगर स्टैंप नहीं लगाओगे तो हाउ डू यू डिटरमाइन दी लाइबिलिटी टू द अंडरराइटर? हाउ कैन यू डिटरमाइन? You are not able to determine the liability payable to the underwriter. Therefore, it is necessary. It is very much necessary for the underwriter to fix his stamp on the application made through him to the company. Okay. Hence, mark application are the one bearing stamp of respect to underwriter, while the application received directly by the company and which do not bear the stamp of underwriter are known as unmarked application. जबकि दोस्तों क्या होता है, बता दो क्या होता है? जबकि अगर एप्लीकेशन डायरेक्टली रिसीव्ड हो गया कंपनी के द्वारा, जिसके ऊपर अंडरराइटर का कोई भी स्टैंप बियर नहीं होता है, याद रखिएगा, इसको हम बोलेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। And if the entire share debenture is issued and signed by single underwriter, अब आप ही बता दो, अगर सिंगल अंडरराइटर ही सारा का सारा अंडरराइट करता है इशू शेयर का, तो मार्किंग अनमार्किंग का कोई महत्व बचता है क्या? बिल्कुल नहीं बचता। अरे भैया, मार्क हो चाहे अनमार्क हो, फर्क ही क्या पड़ता है? लायबिलिटी तो पूरी की पूरी उसी की होनी है, सारी लायबिलिटी तो उसी की होनी है, एक सिंगल पर्सन की ही। तो यहां पर कोई रिलेवेंट चीज नहीं बचती। तो मार्किंग ऑफ एप्लीकेशन बिकम immaterial since he is to get paid for all the application. ठीक है, whether sent through him or received directly while determining his liability. ठीक है दोस्तों, and when the share debenture issued and written by more than one underwriter, the risk is distributed among all the underwriter in pre-agreed ratio. और जब बहुत से लोग मिलकर अंडरराइट करते हैं तो जो रिस्क होता है वो सब में बढ़ जाता है प्री-एग्रीड रेशियो में। डिटरमाइनिंग दी लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, अंडरराइटर का लाइबिलिटी कैसे डिटरमाइन करोगे? तो देखो, एन अंडरराइटर लाइबिलिटी कैन बी डिटरमाइन इन द फॉलोइंग वे। तो हम इस तरीके से अंडरराइटर की लाइबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? देखो, इन केस ऑफ कंप्लीट अंडरराइटिंग, अगर कंप्लीट अंडरराइटिंग हुआ तो इस केस में क्या होगा? तो कंप्लीट अंडरराइटिंग दोस्तों अगर होता है, कंप्लीट का मतलब पूरा का पूरा शेयर अंडरराइट किया है अंडरराइटर ने, तो यहां पे दो बातें निकल के आएंगी। एक निकल के आएगा इन केस ऑफ सिंगल अंडरराइटर, कि अंडरराइटर अगर सिंगल हुआ तो क्या होगा? तो सिंगल हुआ तो अंडरराइटर विल बी लायबल टू टेक अप ऑल दिस शेयर डिबेंचर दैट हैव नॉट बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। In such case, it is not material to know how many applicants are sent through him and how many applicants received directly by the company. तो यहाँ पे मार्क्ड अनमार्क्ड का कोई भी सिचुएशन अराइज होगा ही नहीं, क्योंकि सारी लायबिलिटी उसी की होनी है। Thus, liability of underwriter in such case will be as follow. तो कैसे करोगे लायबिलिटी? How do you determine the liability of underwriter? तो शेयर और डिबेंचर ऑफर्ड, जो भी शेयर और डिबेंचर ऑफर्ड किया गया है उसमें से माइनस कर दोगे टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड। यू हैव टू डिडक्ट दी टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम दी शेयर और डिबेंचर ऑफर्ड टू दी पब्लिक। ओके, एंड इफ शेयर और डिबेंचर ओवर सब्सक्राइब और फुल सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। अब आप बता दो, मुझे जल्दी बता दो, अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया शेयर पब्लिक के द्वारा, तो आप बताओ क्या कोई भी लायबिलिटी बनेगी अंडरराइटर की? बता दो दोस्तों, क्या अंडरराइटर की कोई लायबिलिटी बनेगी? एंड आंसर इज नो, देयर इज नो लायबिलिटी टू अंडरराइटर। ठीक है, लेकिन अब बताओ, लायबिलिटी तो नहीं है, लायबिलिटी तो नहीं है, लेकिन क्या कमीशन मिलेगा अंडरराइटर को? 101% कमीशन मिलेगा। अरे कमीशन की लायबिलिटी से कोई लिंक ही नहीं है, कमीशन का लिंक है इशू प्राइस से। ठीक है, तो इफ शेयर डिबेंचर ओवर सब्सक्राइब और फुली सब्सक्राइब बाय पब्लिक, द अंडरराइटर इज फ्री फ्रॉम his liability and is not liable to take up any share or debenture of the company. However, he will be entitled to get the commission which is due to him on the total issue price of share or debenture. ठीक है फ्रेंड,
अब आप बोलोगे कि थ्योरी क्यों? दोस्तों देखो, ये जो आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पढ़ नहीं रहे हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो लिख के भी काम चलता है, लेकिन यहां पे लॉ का पता होना चाहिए। लॉ पता होगा तभी आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आया? आया समझ में? बोल दो आया। बिल्कुल आया होगा। आगे देखो, इन केस ऑफ इश्यूज अंडरराइटर बाय नंबर ऑफ अंडरराइटर। अब आप बता दो, अगर नंबर ऑफ अंडरराइटर अंडरराइट किया होगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं। जो भी लायबिलिटी होगी वो अग्रीड रेशियो में रिस्पेक्ट टू अंडरराइटर को अलोकेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फॉर्मेट देख लो, कैसे निकालोगे? देख लो फॉर्मेट। मजा आ रहा है? बता दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? बताते रहे ना। देखो, ग्रोस लायबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल अंडरराइटर एग्रीड रेशियो वुड फर्स्ट बी रिड्यूस्ड बाय मार्क्ड एप्लीकेशन। जो भी ग्रोस लायबिलिटी होगी एवरी इंडिविजुअल अंडरराइटर की, उसको सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? मार्क्ड एप्लीकेशन से माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि मार्क्ड एप्लीकेशन से दोस्तों देखो माइनस इसलिए करोगे क्योंकि वो मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ? वो शेयर पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर लिया गया, तो उसको आप बाहर कर दोगे। एंड देन क्रेडिट में बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और उसके बाद अगर पब्लिक ने डायरेक्ट भी ले लिया है तो डायरेक्ट भी पब्लिक ने अगर सब्सक्राइब कर लिया तो उसको भी बाहर कर दोगे, तभी तो आएगा ना नेट लायबिलिटी पेएबल बाय द अंडरराइटर। तो दोस्तों लायबिलिटी तो उसकी वही होगी ना। देखो शेयर के ऊपर ही तो लायबिलिटी आनी है ना। कितने शेयर पर उसकी लायबिलिटी आएगी आप ही बता दो? जो लोगों के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो ग्रोस लायबिलिटी का मतलब हुआ कि पूरा शेयर अंडरराइटर उसने वो रेडी हो गया कि भाई पूरा का पूरा शेयर 1 लाख का शेयर अंडरराइट करेगा। लेकिन अब आप ही बताओ, उसमें से अगर 90,000 पब्लिक ने कर लिया तो उसकी लायबिलिटी तो केवल 10,000 शेयर की ही बचती है ना। इसीलिए हमें मार्क और अनमार्क्ड दोनों को बाहर करना होता है। ठीक है, सेंड डायरेक्टली टू द कंपनी बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द बैलेंस लाइफ इन रेशियो ऑफ ग्रोस लायबिलिटी। ठीक है, द लायबिलिटी ऑफ फ्यूचर इन सच केस विल बी, देखो ग्रोस लायबिलिटी आप लोगे अग्रीड रेशियो में, माइनस करोगे मार्क्ड एप्लीकेशन, ये आपका बैलेंस बच जाएगा। और इसमें से बाहर कर दोगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन इन द रेशियो ऑफ ग्रोस लायबिलिटी। यहां पे याद रखना हमेशा अग्रीड रेशियो में, और जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो भी होगा ना, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, या आप लोग याद रखना ये हमेशा निकालोगे ग्रोस लायबिलिटी के रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ ग्रोस लायबिलिटी। इसको भूलना नहीं है। अब आएगा आपका नेट लायबिलिटी। ठीक है, a time credit to unmarked application given in ratio of gross liability is reduced by marked application. In this case, individual liability calculated will differ calculated as per the previous procedure. जाहिर सी बात है वो तो प्रोसीजर अलग तो हो ही जाएगा। तो देखो, इन केस सम फिगर इज नेगेटिव, अब ये भी हो सकता है ना कि किसी किसी का लायबिलिटी नेगेटिव में चला जाए, तो नेगेटिव होगा तो क्या होगा? इट विल बी ट्रांसफर टू अदर अंडरराइटर। तो उसको आप क्या करोगे? अदर अंडरराइटर को ट्रांसफर कर दोगे इन द रेशियो ऑफ ग्रोस लायबिलिटी इंटर से। और इससे रिलेटेड अभी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ कम्स इन केस ऑफ पार्शियल अंडरराइटिंग। अगर पार्शियल अंडरराइटिंग होता है तो क्या होता है? देखो इसके बाद बस आपका क्वेश्चन शुरू होने वाला है, अभी देखते हैं। बस इसको देख लो कॉन्सेप्ट को। देखो आ गया यार। देखो, in case of partial underwriting, देखो, if a part of issue of share or debenture is underwritten only by one underwriter, अगर सारा का सारा एक ही अंडरराइटर कर लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? सोच लो। in such case only a part of whole issue like 60-70% is underwritten only by single underwriter, and for the balance 40-30 of the issue कंपनी इट सेल्फ सेट टू अंडरराइट द सेम। तो कंपनी को खुद से उसको डील करना होता है, उसमें अंडरराइटर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इन दिस केस अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर ट्रीटेड एज मार्क्ड एज फार एज द कंपनी इज कंसर्न। तो जहां तक कंपनी का देखोगे आप लोग, तो इस अनमार्क को आप लोग मार्क की तरह ट्रीट कर दोगे कंपनी के नजरिए से। इन सच केस द ग्रोस लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटिंग विल बी that part of issue of share or debenture which is underwritten, say 60-70। ठीक है ना, ये आपकी gross liability होगा, and the net liability will be determined by deducting the marked application। ठीक है, thus net liability will be determined as follows। तो देखो gross liability क्या होगा? 60 या 70% of issue माइनस में मार्क्ड एप्लीकेशन। 60 या 70% ऑफ इशू या माइनस में मार्क्ड एप्लीकेशन। अब आप बोलोगे 60-70 60-70 एग्जाम्पल है, ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ध्यान रखना। If the part of issue of share debenture is underwritten by number of underwriter,
तो क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, अलग अलग लोगों में बढ़ जाएगा और क्या होगा। इन सच केस पार्ट ऑफ होल इज टू लाइक 78 एज एंड आइटम नंबर ऑफ अंडरराइटर एंड फॉर द बैलेंस 30 द कंपनी खुद से बियर करेगी एज सच मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन। इन सच केस मेथड ऑफ डिमांडिंग नेट लिबिलिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव अंडरराइटर इज सिमिलर टू द मेथड डिस्कस अबव ए। तो जैसा मेथड यहां था वैसा यहां था, बस अंतर क्या होता है, जब सारे लोग मिलकर अंडरराइट करते हैं तो लायबिलिटी सब में प्रोपोर्शन हो जाता है, ठीक है ना। चलो अब आता है फर्म अंडरराइटिंग। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस फर्म अंडरराइटिंग? याद है आपको, शुरुआत में आपने पढ़ा था एग्रीड नंबर ऑफ शेयर और डिवेंचर। तो जब अंडरराइटर एग्रीड नंबर ऑफ शेयर के लिए अग्री हो जाता है कि भाई उतना तो मिनिमम वो अंडरराइट करेगा ही करेगा, किसी भी सिचुएशन में करेगा ही करेगा, तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं फर्म अंडरराइटिंग। क्या बोलते हैं? फर्म अंडरराइटिंग बोलते हैं, ठीक है। देखो इन द केस ऑफ फर्म अंडरराइटिंग द अंडरराइटर टेक अप द एग्रीड नंबर ऑफ शेयर डिवेंचर टू बी फर्म अंडररिटन, ठीक है, इन एडिशन टू अनसब्सक्राइब शेयर और डिवेंचर इफ एनी। अनसब्सक्राइब तो करेगा ही करेगा, लेकिन जितने की गारंटी वो दिया है ना उसको भी करेगा। In such an instance, an underwriter is not allowed to be set off his firm underwriting against liability otherwise determined. ठीक है मेरे बच्चों, तो in such an instance, an underwriter is not allowed to set off his firm underwriting against his liability otherwise determined. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अंडरराइटर जो होगा ना इसका सेट ऑफ नहीं देगा लायबिलिटी के अगेंस्ट में, फर्म अंडरराइटिंग है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। He will then have to subscribe for both share debenture underwriting firm and for share which he has to take under underwriting contract ignoring firm underwriting. Okay दोस्तों, now comes the while computing individual liability to the underwriter, the firm underwriting can be dealt with in any of the below mentioned manner in case of no specific instruction. तो कैसे आप लोग डील करोगे? देखो दो तरीका है, या तो फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन के साथ मर्ज करके मार्क्ड एप्लीकेशन के साथ माइनस कर दो, या फिर फर्म लायबिलिटी को अनमार्क्ड के साथ ट्रीट करके उसके साथ माइनस कर दो, और अंत में क्या करोगे, फर्म अंडरराइटिंग को जोड़ दोगे, ठीक है। तो देखो द फर्म अंडरराइटिंग में बी एडजस्टेड अगेन द इंडिविजुअल लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर सेपरेटली और मे बी ट्रीटेड एट पार विद द मार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है दोस्तों। When firm underwriting treated at par with the marked application, the statement of liability of underwriter will be as under. तो आप इसको सेपरेटली भी डील कर सकते हो और चाहो तो मार्क या अनमार्क के साथ जोड़ के। तो देखो ग्रोस लायबिलिटी, अग्रीड रेशियो, मार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फर्म, बैलेंस लेफ्ट, अनमार्क्ड एप्लीकेशन रेशियो ग्रोस लायबिलिटी में, नेट लायबिलिटी, और लास्ट में आप क्या करोगे, एड करोगे फर्म अंडरराइटिंग, एड करोगे, एड क्या करोगे, एड करोगे आप लोग फर्म अंडरराइटिंग, और उसके बाद आएगा आप लोगों का टोटल लायबिलिटी, ठीक है दोस्तों। एक सेकेंड, ठीक है, चलिए देखिए, वैसे थ्योरी पढ़ाने में ना दिमाग खराब हो जाता है मेरा। चलो, द बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग में बी शेयर्ड बाय ऑल अंडरराइटर और फर्म अंडरराइटिंग में बी ट्रीटेड एट पार विद द अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है दोस्तों। तो या तो आप उसको फर्म अंडरराइटिंग को क्या करो, ट्रीट कर दो अनमार्क्ड एप्लीकेशन के साथ, इन सच केस शेयर डिबेंचर रिटर्न फर्म विल बी इंक्लूडेड इन दी अनमार्क्ड फॉर्म, तो अनमार्क्ड फॉर्म के साथ जोड़ दोगे,
and hence the state of liability of underwriter will appear as shown above, except that share debenture underwriter informed by each underwriter will not be specifically adjusted against his individual liability. ठीक है, सिंपल है, but will be included in the total unmarked form. चलो अब डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं. देखो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, if the question is not specific regarding the treatment of firm underwriting, क्लियर है ही नहीं फर्म अंडरराइटिंग में, तो क्या करोगे, एनी ऑफ द ट्रीटमेंट डिस्कस अबव आप उसको ले लोगे और एक फुटनोट नीचे लिख दोगे. मतलब कि अगर फर्म अंडरराइटिंग को आपको मार्क के साथ ही माइनस करोगे तो आपको फुटनोट लिख देना कि वी हैव टेकन फर्म अंडरराइटिंग अलोंग विद द मार्क्ड एप्लीकेशन, और अनमार्क्ड के साथ करोगे तो वी हैव कंसिडर्ड द फर्म अंडरराइटिंग अलोंग विद द अनमार्क्ड एप्लीकेशन. ठीक है, ये आपको नोट एक लिखना होगा नीचे. चलिए, हालांकि एमसीक्यू है आप लोगों का, नोट की तो कुछ सवाल ही नहीं उठता. अब बात करते हैं इससे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, रिलेटिंग टू अंडरराइटिंग ऑफ शेयर और डिवेंचर. रिलेटिंग टू अंडरराइटिंग ऑफ शेयर और डिवेंचर, देख लो क्या होता है. देखो, when the share or debenture are allotted to the underwriter in respect of their liability, तो शेयर डिवेंचर आप अलॉट करोगे ना अंडरराइटर को, तो इस केस में क्या होगा, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट with the value of share debenture taken to share capital to debenture. ठीक है, when commission become payable to the underwriter क्या होगा, underwriter commission account debit to underwriter with the amount of commission due on total issue price of share underwriter. ठीक है ना, तो अंडरराइटर कमीशन डेबिट हो जाएगा और अंडरराइटर को आप कर दोगे क्रेडिट. अब यहां तो क्या लिखता है, with the net amount due from underwriter on the share debenture taken up by them is received. क्या है जानते हो, बता दो क्या है, जानते हो ना. देखो, जो लायबिलिटी तय होगी ना अंडरराइटर की, वो लायबिलिटी अंडरराइटर को पे करना पड़ेगा. किसको पे करना पड़ेगा, कंपनी को. तो जानते हो जनरली कंपनी क्या करती है, वो कमीशन जनरली देती नहीं है अंडरराइटर को. वो कमीशन से जानते हो क्या होता है, नेट ऑफ हो जाता है. जितनी लायबिलिटी होती है ना उसमें से कमीशन को माइनस करके जो नेट आता है वो लिया जाता है अंडरराइटर के द्वारा. तो जब लायबिलिटी अंडरराइटर से लिया जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट. ठीक है, चलो अब देखो, अंडरराइटिंग कमीशन इज नॉट जनरली पेड इन कैश. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि चाहो तो पे हो भी सकता है कैश में. ठीक है ना, इंस्टेड द सेम इज एडजस्टेड अगेंस्ट द मनी due on share or debenture taken by underwriter and only the net amount, that is total amount due on share or debenture taken by underwriter minus the underwriting commission is received from the underwriter, is received from the underwriter. ठीक है फ्रेंडो, तो ठीक है. चलिए फिर चलते हैं आगे. देखो, लिली लिमिटेड इशूड 1 lakh इक्विटी शेयर where the issue was underwritten by 3 underwriter. देखो 3 अंडरराइटर है यहाँ पे, A 40%, B 30%, C 30%. अब जानते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने की होगी. तो देखो, एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर वर रिसीव्ड इन ऑल. तो टोटल दोस्तों कितने का एप्लीकेशन मिला, बता दो कितने का एप्लीकेशन मिला, 60,000 का. आउट ऑफ विच 20,000 शेयर हैड द स्टैम्प ऑफ A. तो रिसीव्ड इन ऑल का मतलब समझते हो ना, पब्लिक के द्वारा जो आया. ठीक है, तो देखो जिसमें से 20,000 शेयर पे स्टैंप था, ए का 10,000. ठीक है, स्टैंप ऑफ ए, और 10,000 बी का और 20,000 सी का. द रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर डिड नॉट बियर एनी स्टैंप. अब बताओ, देखो यहाँ पे 1 लाख शेयर है ना, तो हर किसी की ग्रॉस लायबिलिटी कितनी होगी इस रेशियो में, यानी ए का 40%, बी का 30,000 एंड सी का 30,000. ठीक है, रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर डिड नॉट बियर एनी स्टैम्प. तो 10,000 पे कोई बियर था ही नहीं एप्लीकेशन, तो ये क्या हो गया, अनमार्क्ड हो गया. तो डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर. लायबिलिटी कैसे निकालोगे, देखो ए 40% ऑफ शेयर, बी 30% एंड सी 30%. ये फॉर्मेट ध्यान रखना, यहाँ पर्टिकुलर लिख देना. ग्रोस लायबिलिटी इन रेशियो ऑफ अग्रीड रेशियो कितना था, 40 30 30. तो बता दो 40 30 एंड 30. ठीक है दोस्तों, लेस मार्क्ड, तो मार्क देखो दिया ना पे 20 10 20, तो 20 10 20 माइनस हो गया, बैलेंस लेफ्ट आ गया 20 20 10.
अब यहां से अनमार्क्ड कितने का था, 10,000 का, तो 10,000 किसमें बता दो, ग्रोस लाइबिलिटी में। और मजे की बात तो ये है दोस्तों, ग्रोस लाइबिलिटी भी यही बनेगा 40-30-30, तो 40-30-30 में ही आप बांट दोगे 4,000, 3,000, 10,000, ठीक है। तो नेट लायबिलिटी कितना आया, 16, 17 एंड 7। तो जानते हो नेट लायबिलिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अंडरराइटर होगा वो कंपनी को इतने शेयर का पैसा पे करेगा और इस शेयर को 16,000, 17,000, 7,000 शेयर खुद से क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा। अब देखो खुद बन जाएगा शेयर होल्डर, है ना। इलस्ट्रेशन 10, Ramona Limited issued 50,000 equity share of which only 60% was underwritten by Green। तो देखो यहाँ पे ग्रीन एक ही अंडरराइटर है, यहाँ पे 10 अंडरराइटर नहीं है। अब 60% करता है, इसका मतलब पार्टली करता है। तो एप्लीकेशन फॉर 45,000 शेयर वर रिसीव्ड इन ऑल, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 26,000 वर मार्क्ड। तो टोटल 45,000 शेयर मिला हमें, जिसमें से 26,000 क्या था, मार्क था। तो बाकी का क्या बच गया, अनमार्क्ड बच गया, ठीक है। तो डिटरमाइन दी लायबिलिटी ऑफ ग्रीन हल्क। ग्रीन कौन है, हल्क। देखो सॉल्यूशन देखिए, ग्रोस लायबिलिटी ऑफ ग्रीन बीइंग 60% ऑफ 50,000 कितना आया, 30। मार्क बता दो कितना है, 26,000। तो नेट लायबिलिटी कितना आ गया, 4,000 शेयर, 4,000 शेयर, ठीक है। चलिए देखो, had the marked application been worth 30,000 share or more, Green would had no liability at all। तो बताओ अगर मार्क्ड एप्लीकेशन 30,000 का होता तो इस केस में क्या होता, कोई फर्क पड़ता, बता दो, कोई फर्क पड़ता, नहीं पड़ता। Had the application received by company been for 50,000 share, Green would had no liability at all। तो भी कोई लायबिलिटी नहीं होती ग्रीन की। इवन दो द मार्क्ड एप्लीकेशन वर फॉर 26,000, भले ही 26,000 का ही मार्क्ड क्यों नहीं होता, लेकिन अगर कंपनी ने एप्लीकेशन सब शेयर का रिसीव कर चुका होता तो क्या लायबिलिटी बनती, 0। Had the application received by company been 48,000 शेयर, लेकिन कंपनी अगर 48,000 का करता तो ग्रीन की लायबिलिटी कितनी होती, ओनली 2,000 शेयर पे। इवन दो मार्क्ड एप्लीकेशन वर फॉर 26,000 शेयर, ठीक है फ्रेंड। चलिए नाउ कम्स वर्किंग एजम्पशन। ये क्या है, इन केस द मार्क्ड एप्लीकेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो क्लियरली अगर मेंशन ना हो देन वन कैन एज्यूम द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड एज मार्क्ड एप्लीकेशन। तो आप क्या मान लोगे, सारा का सारा मार्क्ड है, एज प्रोपोर्शनेट टू द पार्ट ऑफ द इशू इन द राइटिंग एज रिसीव्ड थ्रू द अंडरराइटर, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप लोग को मार्क्ड मान के ट्रीट करोगे। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, ये देखो, एबीसी लिमिटेड इशू 30,000 6% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, ठीक है। ये डिवेंचर है, 60% अंडरराइट किसने किया, डेल्टन ने। एप्लीकेशन कितने के लिए मिला, 28,000 का। तो लायबिलिटी डिटरमाइन करना है डेल्टन का। तो देखो ग्रोस लायबिलिटी कितना होगा, 60 का 30, 18,000, ठीक है दोस्तों। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना होगा बताओ, जितनी इसकी लायबिलिटी उतनी ही होगी ना, 60% ऑफ 28,000, तो बताओ कितना होगा, 16,800। तो नेट लायबिलिटी ऑफ डेल्टन कितना आ गया, 1,200 डिवेंचर, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिए, ये ऑल्टरनेटिव मेथड है, आप लोग देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। आगे देखो एग्जांपल नंबर 12। अब मैं चाहूंगा ना कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना, प्लीज ट्राई इट योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। मैं आगे मुड़ूंगा, ठीक है। आओ यहां देखो 13 नंबर पे, एमएस लिमिटेड issued 40,000 शेयर which were underwritten, P 24,000, Q 10,000 and R 6,000। The underwriter made application for firm underwriting as under, ठीक है। The underwriters made application for firm underwriting as under, कैसे देखो दोस्तों, देख लो ना, फर्म अंडरराइटिंग मतलब इतने का गारंटी दिया किसने, अंडरराइटर ने। कितना देखो 3200, 1200 एंड 400, 4,000, टोटल कितने हो गए 8400, ठीक है। द टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना था दोस्तों, 20,000 का। लेकिन इसके अंदर याद रखना, इसमें मार्क्ड जो है ना वो इंक्लूड है, ठीक है। तो 20,000 का सब्सक्रिप्शन आया। मार्क्ड एप्लीकेशन कितने का था, 4, 8 और 2 का। तो देखो ग्रोस लायबिलिटी बता दो कितना होगा, बोलो दोस्तों, 40। देखो पी का
2400, 10,000, 6,000, ये आ गया क्लियर, निकाल के दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। ये हम ले लेंगे। मार्क्ड एप्लीकेशन यहाँ रहा आपका 4,000, 8,000, 2,000, ये आपने माइनस कर दिया, ये आ गया बैलेंस। अब अनमार्क्ड करोगे तो अनमार्क्ड 14,400। आप बताओ अनमार्क्ड कैसे आया 14,400, बता सकते हो मुझे? 14,400 का अनमार्क्ड कैसे आया? देखो टोटल, आप देखो यहाँ पर टोटल सब्सक्रिप्शन कितने का मिला? 20,000 का। 20 में से ये मार्क्ड एप्लीकेशन आप बाहर कर दो, 4, 8 और 2,000, ये आप बाहर कर दो, ठीक है, ठीक है ना। ये 14,000 ये बाहर हो जाएगा, और प्लस में जानते हो क्या होगा? ये जो फर्म है ना, फर्म, इसको जोड़ देंगे। क्यों जोड़ा हमने? क्योंकि हम इस क्वेश्चन में ये मान के चल रहे हैं कि जो ग्रोस जो ये फर्म अंडर राइटिंग है ना, वो अनमार्क्ड के साथ है। तो इसलिए देखो यहाँ पे 14,000 रुपए ये मार्क्ड, और प्लस में 8400 ये प्लस किया, और ये आया 14,400, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किसमें करोगे? ग्रोस लायबिलिटी में। इसका रेशियो निकालोगे ग्रोस लायबिलिटी ये, तो 12, 5 और 3 आएगा, ठीक है। और इसमें बढ़ के आ गया 8640, 36 एंड 2160। बैलेंस नेट 11,360, 1600, 1840, 11,600, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे? देखो अब यहाँ देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे क्यू में देखो ना, क्यू में देखो यहाँ पे इसका नेगेटिव आ गया लायबिलिटी। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ऑलरेडी यहाँ पे लोगों ने ज्यादा, अनमार्क्ड का मतलब क्या? पब्लिक से ज्यादा आ गया, तो लायबिलिटी गया नेगेटिव। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो ये क्यू का जो नेगेटिव आ रहा है ना मेरे दोस्तों, जो नेगेटिव आ रहा है ना, इसको अपने ग्रोस लायबिलिटी में, यानी कि पी और आर, यानी कि कितना? 12 एंड 3, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो माइनस करेंगे, और यह आएगा आपका नेट लायबिलिटी दिस। और फर्म अंडर राइटिंग देखो, अब ये तो गारंटी दिया है ना, तो ये तो आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया आपका टोटल लायबिलिटी। बोलो समझ में आया? आया समझ में? बिल्कुल। चलिए, बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान चैप्टर है। अब देखो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इस वाले चैप्टर में केवल एक ही टॉपिक रह गया, वो नाम है ईसोप एंड ईसोप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड स्वेट इक्विटी शेयर। तो ये दोनों को ना मैं बिल्कुल थोड़ा सेपरेटली डील करूंगा मैं इसे, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, इस चैप्टर के बाद जो अगला लेक्चर आपको मिलेगा वो मिलेगा डिबेंचर से रिलेटेड, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सैम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक फॉर 1 lakh इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन ए प्रीमियम ऑफ 5%। देखो 5 रुपए का प्रीमियम है, यानी कि इशू कैसे हो रहा है? इशू होगा एड प्रीमियम, तो इसका मतलब कमीशन किस पे मिलेगा? प्रीमियम पे मिलेगा। द एंटायर इशू वाज अंडरराइटर अनीता, बबीता, छवि एंड डेविड। तो सारा का सारा इन लोगों ने, अंडरराइटर ने कंप्लीट अंडरराइटिंग है ना, टू द एक्सटेंट ऑफ 30, 30, 20, 20, ठीक है। तो जब सारा कर लिया तो मार्क कर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। विद द पोजीशन ऑफ फर्म अंडरराइटिंग कितना? 3, 2, 1, 1। द अंडरराइटर वर एंटाइटल्ड टू मैक्सिमम कमीशन परमिटेड बाय लॉ, यानी कि 5% तो मिलेगा ही मिलेगा। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर फ्रॉम पब्लिक, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन ऑफ 19, 10 और 21, 8 आर मार्क्ड इन फेवर ऑफ अनीता, बबीता, छवि रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अनमार्क तो दिया नहीं है। चलिए, तो कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द अंडरराइटर, ऑल्सो असर्टेन द अंडरराइटिंग कमीशन ऑफ 2.5% पेबल टू द डिफरेंट अंडरराइटर, ठीक है। तो देखो ग्रोस लायबिलिटी आपका ये तो क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में ही। देखो 1 लाख शेयर का 30, 30, 20, 20। मार्क्ड एप्लीकेशन यहां दे रखा है 19, 10, ये 21, 8, ये आप बाहर कर दो। बैलेंस आ गया है ना, अब बाहर कर दो अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना होगा? देखो इसको ऐड करो, देखो कितना होता है? 58,000 होता है ना, 58,000। तो 58, अब 70 का एप्लीकेशन आया, तो 70 में से 58 आप बाहर करो बच्चों, करो बाहर 70 में से 58। तो 70 में से 58 को जब बाहर करोगे आप लोग, तो ये कितना बचेगा? बता दो, 58 बाहर करोगे तो कितना बचेगा? 12। कितना बचेगा? 12 बचेगा ना, 12,000। बोलो 12,000। तो देखो अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो 12,000 का जो था, उसको हमने ग्रोस लायबिलिटी में माइनस कर दिया, ये माइनस हो गया।
अब देखो बैलेंस नेट क्या आता है, देखो इसका तो आ गया नेगेटिव ना, और यहां पे फर्म अंडर राइटिंग को जोड़ दो, लेस फर्म अंडर राइटिंग को माइनस तो करना है, माइनस कर दिया तो बैलेंस आ गया 30 लेस क्रेडिट ऑफ एक्सेस टू अदर इन रेशियो ऑफ 30 एंड 20। ठीक है, तो इनका जो ये 4400 का जो क्रेडिट आ रहा है ना, तो इसको ये लोग बियर कर लेंगे 30-30-20 में, ये आ गया 1650 एंड 1100। तो नेट लायबिलिटी आ गया 12750 एंड 12750। टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग कैसे, देखो 2750 प्लस में 3057, 12750 प्लस में 2 14, 0 प्लस में 1000 1000, 75 प्लस 1 8500 एंड 23 प्लस 7 30,000। ये ऑल्टरनेटिव तरीका आप लोग खुद से देख लेना। ठीक है, तो देख रहे हो ना, यहां पे हमने माना कि फर्म जो ये था ना, ये अंडरराइटिंग, ये मार्क के साथ हो गया। अब यहां देखो नेट अनमार्क्ड एप्लीकेशन लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, नंबर ऑफ शेयर कितना, ये तो वैसे ही है, वो तो आपको बांटने को ऊपर। देखो अब ये भी एक देख लो एक बार, ये स्टेटमेंट खुद से देख लेना आप लोग, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। देखो देख लो एक बार फिर भी, देखो ग्रोस लायबिलिटी आपका कितना आएगा 30-30-20। ठीक है, ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन निकाल दिया ना 19,000 का। क्यों 19 कैसे आया, देखो 12,000 था और यहाँ पे हमने ये मान लिया कि 7,000 जो फर्म अंडर राइटिंग था वो अनमार्क्ड के साथ है, तो उसके साथ क्या हिसाब बनेगा, तो देखो ग्रोस में से अनमार्क्ड पहले बाहर कर दो 19,000 का ग्रोस लायबिलिटी की रेशियो में। ठीक है, ये बाहर हो गया। बैलेंस अब मार्क्ड बाहर कर दो, नेट बैलेंस आ गया। जो ये 4800 एक्सेस आ रहा है इसको ग्रोस लायबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ये बाकी के लोग, माइनस हो गया, और ये आ गया बैलेंस आपका 3500 12,500 7,000 23,000। ठीक है, ऐड कर दो फर्म की लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, तो कितना आया, ये क्या आया बताओ, ये लायबिलिटी मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अंडरराइटर इतने का शेयर जो होगा ना वो खुद से अंडरराइट करेंगे। ठीक है, आप कैलकुलेट करना है आपको अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन कैसे निकलेगा, इशू प्राइस पे, तो इशू प्राइस क्या होता है देख लो, ये 30-30-20-20, देखो 30-30-20-20 इशू प्राइस क्या था, इशू प्राइस था फेस वैल्यू प्लस में प्रीमियम, तो ये 15-15-15 और 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये निकल के आ जाएगा 11,250 7500। फ्रेंड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बता दो, हुआ क्लियर, क्लियर हो गया बच्चों, बोल दो बच्चों क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इस तरीके से ये अंडरराइटिंग कमीशन होता है समाप्त। अब आप लोग बस नोट्स को रेफर कर लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ, एंट्री की बात करोगे दोस्तों तो एंट्री, अच्छा बताओ अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इसका एंट्री आप लोग पास करो, इसी के लिए जो देखो था 14 नंबर क्वेश्चन, ये एंट्री आप लोग कैसे पास करोगे जानते हो, देखो यहाँ पे एंट्री आपको ध्यान है नहीं है, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट, तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट का मतलब क्या बता दो, बता दो क्या कैसे करोगे इसकी एंट्री, बोलो ना, इसकी जनरल एंट्री कैसे पास करोगे, एक बार ट्राई मारना, मैं आपको बता देता हूं। देखो ये आपकी ग्रोस लायबिलिटी है, अनीता अकाउंट डेबिट, बबीता अकाउंट डेबिट, छवि अकाउंट डेबिट, डेविड अकाउंट डेबिट, 30-30-20-20, ठीक है, ये हो गया। 2 इक्विटी शेयर कितना 1 लाख, ठीक है, हो गया एंट्री। और कमीशन की एंट्री करोगे, कमीशन क्या है, कमीशन देख लो। हाँ, अब लायबिलिटी सेट करोगे ग्रोस लायबिलिटी, तो ग्रोस लायबिलिटी क्या होगा बता दो, बोलो। अंडरराइटर को डेबिट, अब क्या करोगे, अंडरराइटर को क्रेडिट करोगे, करोगे ना क्रेडिट, अंडरराइटर करोगे यहाँ पे एंट्री। देखो अंडरराइटर कमीशन टू अंडरराइटर, तो ये तो कमीशन की एंट्री होगी, होगी ना कमीशन की एंट्री, और ये आपकी लायबिलिटी देखो अंडरराइटर की यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो नेट अब आप क्या करोगे, नेट पे कर दोगे, तो नेट कैसे पे कर दोगे बता दो, कैसे करोगे पे जानते हो, देखो ये नेट लायबिलिटी आ रहा नहीं इतना, देखो ये 11,250 7,500 उसको आप लोग उसमें से माइनस करके और बाकी की एंट्री आप लोग पास करोगे।
ठीक है, नेट ऑफ करके एंट्री आप पास कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके दोस्तों समाप्त होता है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट एंड लाइक एंड ऑल्सो शेयर विद दी नीडी स्टूडेंट। ओके फ्रेंड, ओके, चलिए फिर इसके साथ मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूं और अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं डिवेंचर के साथ। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ डिवेंचर। बाय बाय दोस्तों।